हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसका प्रश्नावली 3 का सी हम पढ़ रहे हैं। और अगर पेज की बात की जाए तो पेज नंबर A120 हमारा पेज है। और ये भारती वन का बुक चल रहा है, जिसमें 16 से 20 तक का प्रश्न हमको बनाकर लाना था। ठीक है, इस 16 से 20 नंबर प्रश्न के बीच में एक 18 नंबर प्रश्न है जो अभी हमें समझना है। प्रश्न इजी है, अगर आपको भाषा समझ में आ गया तो ये प्रश्न भी आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 18वां नंबर प्रश्न। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं कि क्या दे रहा है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 3√10 है। एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ए, बी और सी है। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इस समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा लंब, ये आधार, और इधर वाला ये वाला क्या है, कर्ण है। यानी कि ए बी लंब, बी सी आधार और ए सी क्या है, कर्ण है। कह रहा है कि इस त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण की लंबाई 3√10 है। ये कर्ण की लंबाई दे दिया। अब कह रहा है कि यदि शेष दो भुजाओं में छोटी को 3 गुनी कर दी जाए और उसमें से बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो नया कर्ण 9√5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो प्रारंभिक त्रिभुज की शेष दो भुजाओं की लंबाई निकालिए। ठीक है, कह रहा है इसमें कि ये जो प्रश्न है, कह रहा है कि जब इसमें अब 2 भुजा बच गया तो इसमें से एक भुजा छोटा होगा और एक भुजा इसके अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होगा। तो कह रहा है कि जब छोटका को 3 गुना कर दे और बड़का को 2 गुना कर दे तब हमारा जो कर्ण है, कर्ण क्या हो जाता है, 9√5 हो जाता है। तो कह रहा है कि पहलका त्रिभुज का, ये जो पहलका त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है उस भुजाओं को निकालना है। ठीक है, अब देखिए फिर से हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम रहेगा डी, ई और एफ। इसका भी एगो कोण ये वाला क्या है, समकोण है। अब मान लीजिए कि इसमें जो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा कौन सा है, आधार है। आधार है। चूंकि हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। इसमें सबसे छोटी भुजा क्या है, x मान लेते हैं, और इससे जो बड़ी भुजा है, इससे जो बड़ी भुजा है, ये जो लंब है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम सबसे छोटका भुजा को हम क्या मान लेते हैं, x। और इससे बड़का जो भुजा है इसको हम क्या मान ले, y मान ले। चल इसको y मान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंडर में एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी प्रश्न घुसाया गया था, इसलिए हम y मान लेते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो सबसे छोटकी भुजा है x, इसको 2 गुना कर दिया, सॉरी इसको 3 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इसको 3 गुना कर दिया जाए। जो सबसे छोटी भुजा है x है, इसको 3 गुना कर दिया जाए। ये x है तो इसको क्या कर दिया जाए, 3x कर दिया जाए। और ये जो बड़ी भुजा है, इसके अपेक्षा ये जो बड़ी भुजा है, इसको क्या कर दिया जाए, इसको 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो ये y है तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे जो नयका कर्ण आएगा, ये कर्ण कितना हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा 9√5। क्या हो जाएगा, 9√5। एक बार फिर से आप प्रश्न समझिए। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण क्या है, 3√10 है। अब इसके अलावा 2 भुजाएं, कह रहा है कि उसमें जो छोटकी भुजा है, तो हम छोटकी भुजा किसको माने हैं, ये आधार वाले को, जिसको हमने x मान लिया। तो कह रहा है कि छोटकी भुजा को 3 गुना कर दिया जाए और बड़की भुजा को, इसके अपेक्षा जो बड़ा है, इसको 2 गुना कर दिया जाए। ये x था, 3 गुना किए तो 3x आ गया, और ये y है, इसको 2 गुना किए तो क्या आ गया, 2y आ गया। तो कह रहा है कि नयका कर्ण क्या निकलेगा, तो नयका कर्ण यहाँ पर निकलेगा 9√5।
तो प्रश्न कह रहा है तो ये जो प्रारंभिक त्रिभुज है इसकी भुजाएं निकालिए, इसकी ये भी भुजा बताना है, ये भी भुजा बताना है, और उसके बाद आपको कर्ण भी बता देना है। तो कर्ण तो इसमें दिया हुआ है, बाद बाकी दोनों भुजाएं बताना है। चलिए हम लिखेंगे माना के समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटका भुजा हमने किसे माना है? आधार को, जिसका नाम क्या है? बी सी बराबर एक्स, तथा उसके अपेक्षा बड़ी भुजा, इसके अपेक्षा बड़ी भुजा हमने किसे लिया है? लंब को। भुजा ए बी बराबर क्या है? वाई है। ठीक है, तथा कर्णों लिख दीजिए, तथा दिया हुआ कर्ण क्या है? तो दिया हुआ कर्ण AC बराबर कितना है? AC बराबर 3√10 है ना। तो क्या होगा? तो या तो को काटिए आप, है तो अब लिखेंगे हम जानते हैं। क्या करते हैं? हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में अगर लंब, आधार और कर्ण हो तो उसके बीच संबंध क्या हो जाता है? तो संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कर्ण का मान क्या है? कर्ण का है 3√10 का स्क्वायर के बराबर में। लंब क्या है? तो लंब है y का स्क्वायर, और आधार क्या है? x है, तो इसका स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और गुने √10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा बचा 10, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 9 दहाई 90 के बराबर में y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको जरा सही से आप लिखिए तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर में 90 आया, इसको हम क्या लिख देंगे? समीकरण पहला। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार त्रिभुज किसमें? DEF में। प्रश्न क्या बोले हुआ था? तो प्रश्न बोले हुआ था कि जो सबसे छोटी भुजा है उसको क्या कर देना है? 3 गुना। तो हमने सबसे छोटी भुजा क्या लिया? x को जब हम 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3x आएगा। और कह रहा है कि उससे जो बड़ी भुजा है जिसको हमने क्या माना था? y, उस y को क्या कर देना है? 2 गुना कर देना है। तो नया कर्ण क्या आया? 9√5 आया। तो हमें क्या करना है कि फिर इसको भी हमें इसी शर्त पे बैठाना है। प्रश्नानुसार त्रिभुज DEF में हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज हो और वहां पर लंब, आधार, कर्ण दिया गया हो तो उसके बीच संबंध क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए बाबू, इधर आप देखिए, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में कौन चीज? आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का वैल्यू क्या है? तो 9√5 का स्क्वायर है। आगे बढ़ाया जाए, लंब क्या है? तो लंब है 2y का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? तो 3x का स्क्वायर। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे बाबू तो अब आप देखिए 9√5 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 9 नमा 81 और गुणे √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट टूटा 5 यहाँ का बचा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 y का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9 और यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 81 पचे 5 एकम 5 5 अठे 40 यानी कि 405। क्या आया? 405 के बराबर में 4y स्क्वायर और प्लस में 9x स्क्वायर आया। इसको इधर खींच लेते हैं यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के बराबर में क्या है? 405 है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। जब आपको 2 को समीकरण मिलता है तो आप क्या करते हैं? समीकरण 1 एवं
2 से। लिखें, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से जब हम आगे बढ़ाएंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर में यहाँ पे 90, और दूसरा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के बराबर में 405। ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। अब बताइए बराबर किसे करना है, x वाले को या y वाले को? किसे बराबर कर दे, x वाले को बराबर कर दे। जब x वाले को अगर हम बराबर करेंगे तो x स्क्वायर के लिए x स्क्वायर है, ऊपर हमें चाहिए 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 से गुना और नीचे 1 से गुना। जब 9 से यहाँ पर गुना होगा तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर के बराबर में 9 नमा 81 और 1 0 का 1 0। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के बराबर में क्या आया, 405 है। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 9y में से अगर 4 को y जा रहा है, चूंकि y स्क्वायर में, लेकिन हम सीधे बोलचाल के भाषा में y का उपयोग कर रहे हैं। 9y स्क्वायर में से अगर 4y स्क्वायर जा रहा है तो क्या बचेगा, 5y स्क्वायर बचा के बराबर में। अगर 410 में से 405 गया तो कितना बचेगा, 405। कितना बचेगा, 405 बचेगा, 405। क्या आप बोले ना 410 में से 405 गया तो हम बोले 5। 810 में से 405 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 405। अब चलिए यहाँ देखिए, y स्क्वायर बराबर 405, और ये 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में 5 से इसमें भाग दीजिए तो कितना मर्तबे कटेगा, 81 मर्तबे कटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस में क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा 81 के ऊपर। तो y बराबर 81 का मान कितना आया, 9 और माइनस 9। आपको पता है कि जब भी अगर इस टाइप का प्रश्न बनाना हो तो हम आंसर कौन सा वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे। चलिए अब इसे आगे बढ़ाया जाए। जब इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे, तो अब क्या करेंगे, इस फिगर को मिटा दे, समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अगर जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करेंगे, जहां पर इस फिगर को कैसे बनाया गया है और ये मान कहां से रखा गया है वो आप वहां से देख लेंगे। चलिए आगे अब इस प्रश्न को बनाते हैं। जरा आप देखिए बाबू, y का वैल्यू क्या निकल चुका है, 9 और माइनस 9 निकल चुका है। चूंकि जब भी अगर हम किसी भी त्रिभुज का भुजा लेते हैं तो त्रिभुज का भुजा ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं। त्रिभुज का भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, त्रिभुज का भुजा हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए इसमें हमें क्या लेना है, y का वैल्यू 9 लेना है। अब लिखेंगे क्या, तो जैसे आप समीकरण को सॉल्व करते हो वैसे ही लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर। आइए अब आपका समीकरण 1 क्या है, तो आपका समीकरण 1 यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर में क्या है, 90 है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तो यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे आपको क्या डालना है, 9। यहाँ पर डालते हैं 9 का स्क्वायर के बराबर में 90। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 9 नमा 81 के बराबर में 90। 81 को उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर के बराबर में 90, और ये 81 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या आ जाएगा, 90 में से 81 गया तो 9। तो अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √9। तो जब हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो 9 का वर्गमूल क्या निकलता है, 3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्योंकि आपको पता है कि जब भी अगर हम त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे, क्या हो गया है भाई, जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे तो त्रिभुज और चतुर्भुज की भुजा ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी हमें कौन सा आंसर लेना पड़ेगा, प्लस वाला 3। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः सबसे छोटी भुजा आपने क्या माना था, याद करें, क्या, आधार। और आधार को किस रूप में आपने लिया था, x के रूप में लिया था। तो सबसे छोटा मान तो x का ही आना चाहिए ना। अब हम लिखेंगे अतः
सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा x बराबर, x का वैल्यू क्या है 3 है, तथा अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत यानी कि उससे थोड़ा बड़ा, अपेक्षाकृत बड़ी भुजा, बड़ी भुजा आपने क्या माना था y माना था, और y का वैल्यू क्या आया हुआ है 9, 3 और 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर में लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना है। आंसर मैच कीजिए क्या है, यही है, बढ़ाया जाए आगे। चलिए अब हम प्रश्न 21 से स्टार्ट करेंगे, 21 नंबर प्रश्न से, ताकि आप प्रश्न को इजीली बना पाए। यहां तक समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बोले फिर भी वही चीज है, और लंब बोले फिर भी वही चीज है, ठीक है। लंब को ही शीर्ष लंब भी कहा जाता है। अंतर दोनों में सिर्फ क्या है तो इतना समझ लीजिए, अगर लंब बोला तो आप श्योर हो जाइएगा कि फिगर इस टाइप का है, ठीक है। लेकिन अगर शीर्ष लंब बोला तो फिर आपका चित्र इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इधर ये लंब हुआ, और अगर शीर्ष लंब बोला जाए तो ये आपका शीर्ष लंब हो जाता है। सेंस सेम ही है, आपको लंब ही निकालना है, खड़ा वाला लंबाई ही निकालना है। लेकिन अगर लंब बोल रहा है तो फिगर इस टाइप का होगा, और शीर्ष लंब बोल रहा है तो फिगर इस टाइप का होगा, ठीक है। बढ़ाया जाए आगे। अब आइए 21 नंबर प्रश्न आप देखिए, कह रहा है कि किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक आयताकार क्षेत्र है। अब वाकई में क्षेत्रफल होता क्या है ये समझ लीजिए। क्या हुआ, क्या बोले 20 तक हो चुका है ना, 20 तक हो चुका है, 21 से बताना है। चलिए 21 नंबर ही देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निर्धारित कीजिए। बाबू देखिए 21 का पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। इक्कीस का पहला प्रश्न है कि एक आयताकार कमरे, एक कमरा है जिसका आयताकार फर्श के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। वैसे जो कमरा होता है, कमरा घनाभ के आकार का होता है। अभी आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं ये भी किस आकार का है, घनाभ के आकार का है। अब घनाभ में होता क्या है, तो वैसा क्षेत्र जिसमें वैसा क्षेत्र जिसमें कुछ लंबाई हो, कुछ चौड़ाई हो और कुछ ऊंचाई हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, घनाभ कहा जाता है। और वैसा क्षेत्र जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम घन कहते हैं। अब कह रहा है कि किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यदि उसके फर्श का क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निर्धारित कीजिए। एगो कमरा है जिसका फर्श यानी कि जमीन का बात किया जा रहा है। एक कमरा का जमीन किस टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा, जमीन बोले या फर्श बोले, ठीक है, इसी टाइप का होगा। कह रहे हैं कि इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना, मीटर में है, इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, ठीक। और कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर है। तो इसकी लंबाई भी बताइए और चौड़ाई भी बताइए।
अब मान लीजिए अगर इस कमरे की चौड़ाई आपको इस कमरे की चौड़ाई आपको x दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? x दिया जा रहा है। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? कह रहा है कि इससे 2 मीटर अधिक है। अधिक के लिए हम क्या लेते हैं? प्लस या माइनस? प्लस लेते हैं। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो इसकी लंबाई हो जाएगी x प्लस 2। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना। कह रहा है कि इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा है। अगर इसका चौड़ाई x लिया गया तो लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई भी x आएगा, x तो आएगा ही, और एकरा से 2 गुना ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए हम हमेशा प्लस और कम के लिए क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक है, यही चीज है। अब कह रहा है कि बताइए ये जो फर्श है इसका क्षेत्रफल 195 मीटर स्क्वायर है। क्या है? इसका जो क्षेत्रफल है 195 मीटर स्क्वायर है। तो इसका ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई क्या होगा, और इसका ये जो लंबाई है ये लंबाई क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है, और जब x का वैल्यू निकलेगा तो वही हो जाएगा चौड़ाई, और जब हम x में 2 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका लंबाई। ठीक है, चूंकि प्रश्न किस चीज पे है? तो प्रश्न है क्षेत्रफल पे। क्या चीज पे है? क्षेत्रफल पे। ये 195 मीटर स्क्वायर क्या दे रहा है? क्षेत्रफल दे रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं जमीन यानी कि फर्श, ये किस आकार का है? तो ये आयत के आकार का है। किस आकार का है? आयत के आकार का है। अगर आयत के क्षेत्रफल का बात किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। समझने में किसी को कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। चलिए, जब हम आगे बढ़ाएंगे आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी अगर इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आता है तो आप ये देखिए कि प्रश्न में शर्त क्या है। तो जब प्रश्न में शर्त क्षेत्रफल है तो हमें क्षेत्रफल के ऊपर ही चलना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना के कमरे के फर्श के चौड़ाई क्या माना गया है? x। चौड़ाई x है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? तो लंबाई बराबर क्या होगा? तो लंबाई x प्लस 2 होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है क्या? अब नीचे क्या लिखना है? अब नीचे लिखना है प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है कि इस आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कैसा है? तो 195 मीटर स्क्वायर है। ये जो आयताकार फर्श है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 195 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 195 मीटर स्क्वायर है। तब यहां लिखेंगे आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? अब जरा आप देखिए, फर्श जो है, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? फर्श का क्षेत्रफल है 195 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 195 के बराबर में लंब क्या है? लंब कह रहे हैं लंबाई क्या है? तो x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 और उसके बाद यहाँ पर इंटू है। तो इंटू में हमें क्या लिखना है? चौड़ाई का वैल्यू हमने क्या माना है? x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 195 के बराबर में x से x में गुणा हुआ x का स्क्वायर और प्लस जब x से 2 में गुणा होगा तो 2x। इसको हम उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस में 195 इधर आया तो माइनस में 195 के बराबर में 0। ये तो आपका क्या निकल गया? समीकरण निकल गया। इस समीकरण को हल करने की विधि आपको बताई गई है। सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो 1, और लास्ट में 195 तो 195। अब आपको दो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना करे तो 195 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो संख्या कौन सा? तो वो संख्या है 15 और 13। क्या है? 15 और 13 है। जब आप 15 में 13 से गुणा करते हैं तो 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 1 पचे 5 और 1 एकम 1, तो 5 5 4 9 और 1 195 आया। और जब 15 में से 13 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर। और 2 कैसे आएगा? तो जब हम 15 में से 13 को माइनस करेंगे तब, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना है 15x माइनस में
13x और माइनस में 195 के बराबर में 0। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो x कॉमन आया, x से एक x कैंसिल, यहाँ का बचा एक x, ठीक है, और प्लस में x कैंसिल, यहाँ का बचा 15। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है -13। जब हम -13 कॉमन लेंगे तो -13 से -13 कैंसिल, x बचा, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर आया प्लस, और जब 13 से 195 में भाग देंगे तो 15 मरतबे कटेगा, के बराबर में 0। अब यहाँ पर करना क्या है, कॉमन लेना होता है, लेकिन आप सिंपल सा भाषा समझते हैं कि कोष्ट वाले को एक बार लिख देना है और इसके बाहर वाले को एक बार लिखना है। के बराबर में यहाँ पर क्या आया, 0। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये जो 0 है दोनों के लिए है, तो एक बार x प्लस 15 के बराबर में 0 और कॉमा x माइनस 13 के बराबर में 0। जब आगे बढ़ाएंगे तो x के बराबर में प्लस 15 इधर आया तो माइनस 15, और x के बराबर में माइनस 13 इधर आया तो प्लस 13, यानी कि x का वैल्यू आया -15 और कॉमा 13। जरा आप बताइए, ये जो आयताकार फर्श है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक हो सकती है क्या? फर्श की लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में होता है? आप कभी भी मिस्त्री को कहते हैं कि मेरा घर का चौड़ाई -200 स्क्वायर फीट होना चाहिए, सॉरी एरिया -200 स्क्वायर फीट होना चाहिए, कभी भी माइनस में बोलते हैं क्या? नहीं। जब कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई को हम माइनस में नहीं माप सकते हैं तो यहाँ हम कौन सा वैल्यू लेंगे, -15 या +13? +13 लेंगे। अब हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कमरे के फर्श की चौड़ाई x बराबर क्या लेना है, x बराबर यहाँ पर 13, तो 13, और चूंकि प्रश्न किस चीज में है, मीटर में है, किस चीज में है, मीटर में है, तो मीटर, और लंबाई क्या हमने लिया है, लंबाई हमने लिया है x + 2। तो आगे बढ़ाएंगे तो x का मान 13 और +2, आगे बढ़ा तो 13 और 2 15, और प्रश्न है मीटर में, तो मीटर यही हो जाएगा आपका जवाब। बनेगा प्रश्न? क्या है आपका जवाब, क्या है, बुक में मैच कीजिए। यही है, लंबाई 15 और चौड़ाई 13, ठीक है, बनेगा प्रश्न। आप कहां तक, 25 तक आप क्लियर करके लाएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल वाला ही प्रश्न है, जहां पर क्षेत्रफल देगा वहां पे हमें क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला पर ही जाना है, ठीक है। बन सकता है आप 25 तक अपना होमवर्क क्लियर करके लाएंगे, जो भी परेशानियां होगी, परेशानी का निराकरण अगले डे कर दिया जाएगा।